हेलो स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र कुमार फिर से स्वागत करता हूं एक्वा क्लासेज में। देखिए, आज फिर आपके लिए आपका नया फेवरेट चैप्टर पॉलीमर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, आपका फेवरेट चैप्टर पॉलीमर के बारे में हम बात करेंगे। आज शुरू करते हैं बहुलक के बारे में। देखिए, पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर एक बड़ा एक वहर अणु है, यानी एक क्या कह सकते हैं इसे, एक वहरत अणु कह सकते हैं, बड़ा अणु कह सकते हैं। इसे बड़ा अणु इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुलक का मतलब ही होता है, बहु का मतलब तो होगा अनेक और लक का मतलब होता है बेटा इकाइयाँ। अनेक इकाइयाँ मिलकर एक बड़ा अणु बनाती है। इस बड़े अणु को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। बड़े अणु को ही क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। और बहुलक बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया को बहुलकन या फिर बहुलीकरण कहा जाता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो बहुलीकरण क्रिया होती है, उस बहुलीकरण क्रिया में जो इकाइयाँ भाग लेती है वो अनेक इकाइयाँ तो होती है, वो हो सकती है समान इकाइयाँ हो सकती है, या फिर वो इकाइयाँ अलग अलग भी हो सकती है, यानी इकाइयाँ असमान भी हो सकती है, पर होगी अनेक। अनेक भी कितनी, 1000 से अधिक होती है। मिनिमम संख्या इसकी 1000 और 1000 से अधिक भी हो सकती है, और इसीलिए इसे कहा गया है, एक बड़ा अणु कहा गया है। तो बड़े अणु के रूप में बहुलक जाना जाता है। बड़े अणु के रूप में बहुलक जाना जाता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि बहुलक एक वर्ध अणु है, बहुलक एक बड़ा अणु है, बट सारे बड़े अणु बहुलक नहीं होते, क्योंकि बहुलक की एक ही डेफिनेशन है, इकाई होनी जरूरी है। जिस अणु की बड़े अणु की इकाई है तो ही बहुलक है, अन्यथा वो बहुलक नहीं है। पहली चीज तो। दूसरी चीज, प्रकृति में बहुत सारी बहुलक है। प्रकृति में बहुत सारी बहुलक है। पॉलीथीन का नाम सुना होगा, रेशे जितने भी आते हैं, कपड़े बनते हैं, जगह जगह पर पॉलीमर का प्रयोग किया जाता है। उस पॉलीमर की कोई ना कोई इकाई होती है। अब उन इकाइयों के बारे में प्रश्न पूछा जाता है। 3 प्रकार के यहाँ से प्रश्न आते हैं। एक तो पॉलीमर के वर्गीकरण से, यानी आपको उदाहरण दे दिया जाएगा, पूछेगा किस प्रकार का बहुलक है। दूसरा आपको पूछेगा इस आधार पे बहुलक का उदाहरण पूछेगा, जैसे स्रोत के आधार पर बहुलक निम्न में से है, तो आपको स्रोत के आधार पर पूछा गया है, ऑप्शन में होगा कोई बहुलक, आपको चुनना है उस स्रोत के आधार में से कौन सा आधार उसका है। या फिर कहता है प्राकृतिक बहुलक कौन सा है, या कहता है प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है। ऐसे प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि बहुलक की इकाई क्या क्या है। जितनी बहुलक है वो बहुलक की इकाई क्या है। इकाई में 2 या 2 से अधिक इकाइयाँ हो सकती है। और तीसरा, इसकी जो बहुलक बनाने की क्रियाविधि है, वहां से भी प्रश्न पूछने की संभावना आपके लिए होती है। चाहे एग्जाम आप जेड का दे रहे हो, आईसीआर का दे रहे हो, बीएचयू का दे रहे हो, चाहे नीट का दे रहे हो, सभी इंट्रेंस एग्जाम जो भी होंगे आपके, उनमें सब में आपको क्या इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, बहुलक से। तो देखिए, बात करते हैं बहुलक की आगे वर्गीकरण की। आगे हम बात कर लेते हैं बहुलक का वर्गीकरण। देखिए, बहुलक को आगे किस प्रकार क्लासिफाइड किया गया है, कैसे उसे बांटा गया है। बहुलक अनेक है, प्रकृति में बहुत सारे बहुलक है। कुछ मानव ने बनाए तो कुछ तो प्रकृति से बने हुए हैं। प्रकृति में प्राकृतिक स्रोत बहुत सारे हैं, उनसे बने हुए हैं। उन सब बहुलकों को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठे किए गए बहुलक में से अलग अलग छाटा गया। छाटने के लिए प्रत्येक का कोई ना कोई बेटा आधार लिया गया। किस आधार पर छाटा जाए, तो उस आधार की बात करें तो अनेक आधार है वर्गीकरण के, जिसमें पहला आधार है, नंबर 1 आधार है स्रोत के आधार पे। स्रोत मतलब होता है साधन, कहाँ से प्राप्त किया गया, इसके आधार पर बहुलक का वर्गीकरण है। स्रोत के आधार पर वर्गीकरण है। स्रोत के आधार बहुलक 3 प्रकार के बताए गए हैं। कुछ बहुलक तो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक बहुलक कहते हैं। नंबर 2, कुछ प्रकृति से नहीं, मानव द्वारा बनाए गए हैं, तो उन्हें संश्लेषित बहुलक कहते हैं, संश्लेषित बहुलक। और नंबर 3, कुछ तो प्रकृति ने दे दिया पर प्रकृति ने अच्छा नहीं दिया, उससे मानव को भाया नहीं, तो मानव को उसे अच्छा बनाने के लिए, मानव उसे अच्छा बनाने के लिए या अपने मन के अकॉर्डिंग बनाने के लिए, अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बनाने के लिए उसे बदल के क्या कर दिया, सुधार लिया, इसलिए उसे अर्ध संश्लेषित कहते हैं। तो तीसरा बहुलक हो गया अर्ध संश्लेषित बहुलक। अब आपको क्या पता होना चाहिए
कि कौन सा प्राकृतिक है, कौन सा संश्लेषित है। कौन सा मतलब आपको बहुलक का नाम देगा और बहुलक के नाम से पहचानना है कि कौन सा है, प्राकृतिक है ये या संश्लेषित है या अर्ध संश्लेषित है। देखिए हम बात करते हैं आगे से एग्जाम्पल के द्वारा। पहला है प्राकृतिक बहुलक। प्राकृतिक बहुलक की बात करें, मैंने डेफिनेशन बताई, प्रकृति से प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक है। अब कौन सा प्राकृतिक है? स्टार्च का नाम सुना होगा आपने, स्टार्च। सेलुलोज का नाम सुना है आपने, सेलुलोज। ऊन सुनी होगी आपने, ऊन। प्राकृतिक रबर, ये आपने नाम सुने होंगे। ये सारे के सारे बहुलक कैसे बहुलक है? प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति से प्राप्त है ये। स्टार्च की इकाई ग्लूकोज है, सेलुलोज की इकाई भी ग्लूकोज है। ऊन प्रोटीन का बना होता है, ठीक है, तो उसकी इकाई क्या है? प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन की इकाई एमिनो अम्ल होती है। प्राकृतिक रबर की भी इकाई है आइसोप्रीन इकाई है, आइसोप्रीन इकाई है, ठीक। प्रत्येक की मैं इकाई बताऊंगा जितने बहुलक हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में। दूसरा संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक का मतलब होता है मानव द्वारा निर्मित बहुलक। मानव ने बनाई पॉलीथीन, मानव ने क्या बनाई? पॉलीथीन बनाई। जितने भी रेशे चलते हैं, चाहे वो नाइलोन हो, चाहे वो टेरिलीन हो, चाहे वो टेरिकोट जिसको बोलते हैं, डेक्रोन हो, टेफ्लेन हो, बेकेलाइट हो, बेकेलाइट भी इसी में आता है, बेकेलाइट भी इसी में आता है। ये सारे बहुलक मानव द्वारा निर्मित है, प्रकृति का इसमें कोई रोल नहीं है, ये प्रयोगशाला में बनाए गए मानव के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है अर्ध संश्लेषित। अर्ध संश्लेषित का मतलब होता है, मैंने कहा कच्चा पदार्थ प्रकृति देगा पर उसे अच्छा बनाने का काम किसका है? मानव का है। तो मानव ने ऐसे बहुलक बनाए। जैसे प्राकृतिक रबर की बात करें तो अच्छा नहीं था, कच्चा रबर था। कच्चे रबर को पक्का रबर बनाने के लिए उसे सल्फर मिलाकर बना लिया उसका वल्कनीकृत रबर। क्या बना लिया? वल्कनीकृत रबर। वल्कनीकृत रबर बना लिया, तो वल्कनीकृत रबर कैसा हो गया? अर्ध संश्लेषित हो गया। इसके अलावा रेयोन होते सूती धागे, ये भी आधा कच्चा पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होता है और पक्का करने का काम किसका है? मानव का है। इसके अलावा सेलाफेन चमड़ी से प्राप्त होता है। इसके अलावा लेदर जानवरों की चमड़ी से प्राप्त होता है। लेदर में चमड़ा है, चमड़ा जानवर से प्राप्त हुआ है, ये भी जंतुओं से प्राप्त होता है। सेलाफेन पतली झिल्ली से बनाया जाता है। रेयोन सूती धागे होते हैं। वल्कनीकृत रबर की बात करें तो उसी आइसोप्रीन रबर से प्राप्त किया जाता है, कच्चे रबर से प्राप्त किया जाता है वल्कनीकृत रबर को, ठीक। एक एक के बारे में आप प्रत्येक इकाई में बताऊँ आपको, ठीक है। तो देखिए बेटा, स्टार्च की इकाई ग्लूकोज बताई मैंने, सेलुलोज की इकाई ग्लूकोज है, प्रोटीन की अमीनो अम्ल है, ऊन प्रोटीन से मिलकर बना है तो इसकी भी अमीनो अम्ल है। प्राकृतिक रबर की इकाई आइसोप्रीन। पॉलीथीन की इकाई एथीन है। रेशे नाइलोन 6 की अलग होती है, टेरिलीन की अलग होती है, दोनों की बताऊंगा। बेकेलाइट की भी अलग से बताऊंगा, आपको आगे बना के बताएंगे। आइसोप्रीन रबर में क्या मिलाया? सल्फर मिलाया तो वल्कनीकृत बन गया। रेयोन सूती धागे जो बनाए जाते हैं, ये लकड़ी की छाल सेलुलोज से बनाए गए। सेलुलोज से बनाए जाने की वजह से क्या हो गई? जिसकी इकाई ग्लूकोज हो गई। सेलाफेन चमड़े में प्रोटीन्स होता है। लेदर भी एक प्रोटीन है, ठीक है। तो यहाँ से बनी है ये बहुलक। ये आधार हो गया पहला, स्रोत के आधार पे, ओके। दूसरा आधार, बहुलक के निर्माण में इकाई भाग लेती है उस इकाई के आधार पे, इकाई के आधार पर। दूसरा आधार इकाई के आधार पर। इकाई के आधार पे दो प्रकार के, एक तो समबहुलक, यदि इकाइयाँ बेटा एक समान है सारी की सारी तो समबहुलक। समबहुलक उदाहरण की बात करूँ तो पॉलीथीन की बात कर लेते हैं। तो बेटा पॉलीथीन किससे बनकर बनी है? पॉलीथीन मिलकर बनी है एथीन से। केवल एथीन पी प्रकार की इकाइयाँ भाग लेती है। दूसरा होता है विषम बहुलक। क्या होता है? विषम बहुलक। विषम बहुलक का मतलब है इकाइयाँ अलग अलग, अनेक या अलग अलग इकाइयाँ हो, उसमें इकाइयाँ क्या होगी? उसमें अलग अलग होगी तो विषम बहुलक बनेगा। उसका दूसरा नाम और है सहबहुलक। बात करें उदाहरण की तो देखिए, पॉलीथीन के अलावा टेफ्लोन टेट्राफ्लोरोएथीन से बनकर बना है, ठीक है। एक ही प्रकार की इकाइयाँ भाग लेती है यहाँ पे। इसके अलावा जो अभी रबर था, प्राकृतिक रबर,
प्राकृतिक रबर में एक इकाइयाँ भाग लेती है। प्राकृतिक रबर भी किसका उदाहरण है? समबहुलक का। ठीक है, इसके अलावा विषम की बात करें, अलग अलग इकाइयाँ भाग लेती है तो अलग इकाइयाँ भाग लेती है, जैसे कि नाइलॉन 6 में, इसके अलावा टेरिलीन में अलग अलग इकाइयाँ भाग लेती है। ब्यूना एन और एस रबर, ब्यूना एन रबर और ब्यूना एस रबर, इसमें भी अलग अलग इकाइयाँ भाग लेती है। बहुत सारे बहुलक है, आपको यह समझना है कि उनकी इकाइयाँ अलग अलग होनी चाहिए। इकाइयाँ यदि अलग अलग है तो विषम बहुलक है, इकाइयाँ समान है तो बेटा वो सम बहुलक है। कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखे और कुछ उदाहरण आपको अपने नोट्स में मिलेंगे। तीसरा आधार है बहुलकन क्रिया। बहुलकन क्रिया के आधार पे दो प्रकार का, यदि छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़कर योग होता है तो योगात्मक बहुलक, योगात्मक बहुलक, इकाइयाँ चाहे अलग अलग हो चाहे वो एक समान हो पर इकाइयाँ जुड़ती है सिंपल वे में, तो वो बहुलक कौन सा हो गया? योगात्मक बहुलक हो गया। और दूसरा बहुलक होता है संगणन बहुलक। संगणन बहुलक में इकाइयाँ जुड़ती जरूर है परंतु वहां से कोई ना कोई सह उत्पाद के रूप में H2O हो सकता है या एल्कोहल का अणु हो सकता है या और भी जल का अणु हो सकता है, किसी का भी अणु बाहर निकलेगा, HCl का हो सकता है, कोई भी सह उत्पाद बाहर निकलेगा। योगात्मक में योग होगा। देखिए जैसे मैं बात करता हूं पॉलीथीन की, तो पॉलीथीन में एथीन की इकाइयाँ, एथीन, ये भी एथीन, एथीन की अनेक इकाइयाँ मिलेगी। एन इकाइयाँ जब लेते हैं तब उसका पॉलीथीन बनेगा। तो यहाँ इकाइयों का क्या हो रहा है? योग हो रहा है, तो क्या कहलाएगी? योगात्मक। टेफ्लोन का सूत्र होता है CF2 डबल बॉन्ड CF2। ये टेट्राफ्लोरोएथीन है, ये टेफ्लोन की इकाई है बेटा। टेफ्लोन की इकाई आपस में एक इकाई, दूसरी इकाई, तीसरी इकाई, हजारों इकाइयाँ ऐसी मिलती जाती है और टेफ्लोन बना लेती है। और देखिए ब्यूना एन, अब ब्यूना एन में और ब्यूना एस में एक बात याद रखना, अगर आपने पढ़ा है पीछे क्लास में, तो ब्यूना एन में और एस में दोनों में दो इकाइयाँ भाग ले रही है परंतु योग ही होता है सिंपल वे में। योग कैसे? ब्यूना एन का मतलब तो होता है 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन होता है और साथ में एन का मतलब होता है नाइट्राइल। 1 किलो नाइट्राइल बोल दो, 1 किलो नाइट्राइल, दो इकाइयाँ हैं बट सिंपल वे में इसका योग ही होगा तो योगात्मक हो गया ना अपने आप में। जब भी इकाइयों का सरल तरीके से योग होता है तो बना बहुलक योगात्मक है। और यदि इकाइयों का संगणन होता है, संगणन मतलब होता है तोड़ मरोड़ के बनाया गया होता है, ऐसे समझना इस चीज को। देखो नाइलॉन 6 की बात कर लेता हूं मैं, किस से बनता है? एडिपिक अम्ल प्लस हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन, दो इकाइयां हैं। अब एडीपिक अम्ल का सूत्र क्या होगा? एडीपिक अम्ल का सूत्र हो गया 6 कार्बन वाला CH2 की संख्या 4 COOH एडीपिक अम्ल। और हेक्सा मेथिलीन डाईएमीन का हो गया, हेक्सा तो मेथिलीन, 6 मेथिलीन और बेटा 2 एमीन, एक इधर और एक इधर। जब एमीन साथ में है अम्ल के तो एमीन अम्ल मिलके एक इधर से H इधर से OH मिलके H2O बाहर निकाल लेते हैं और H2O के बाहर निकल जाने से बन जाता है क्या? H2O आउट, बन गया क्या? C डबल बॉन्ड O और उसके बाद NH। ठीक, ये बंद जो है बेटा इसको एमाइड बंद कहते हैं और एमाइड बंद एक नहीं अनेक बनेंगे। चलो आगे जोड़ो, आगे जुड़ेगा CH2 की संख्या 4 और आगे है C डबल बॉन्ड O फ्री वैलेंसी। इधर की बात मैं करूँ तो यहाँ CH2 की संख्या 6 और इधर NH फिर फ्री वैलेंसी। आप देखोगे अगर संख्या में इसे अनेक लिया है, अनेक के लिए तो n लगाते हैं तो जल के अणु बेटा n निकलेंगे। दूसरी चीज एमाइड यहाँ बना है तो एमाइड यहाँ भी बनेगा, फिर बनेगा, फिर बनेगा। 1000 इकाइयाँ भाग लेगी तो 1000 बार ऐसा होगा, यानी बार बार ऐसा होगा। एमाइड के बहुत सारे अणु बनने की वजह से इसे पॉलीएमाइड भी कहते हैं। पॉलीएमाइड किसे कहा जाता है? नाइलॉन 6 को पॉलीएमाइड रेशा कहा गया है। ध्यान रखना ये भी अपने आप में कृत्रिम रेशा है, कृत्रिम बोले तो मानव द्वारा निर्मित है और यहाँ इकाई का संगणन हुआ है क्योंकि यहाँ सह उत्पाद के रूप में क्या बाहर निकला है? जल बाहर निकला है। समझने की बात है ये, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा H2O से उत्पाद, इसको कहते हैं संघनन बहुलक। नाइलॉन 6 के अलावा टेरिलीन में भी ऐसा ही होता है, बेकेलाइट में ऐसा होता है। बहुत सारे बहुलक है जिसमें योग नहीं होकर संघनन होता है। बेकेलाइट में भी संघनन ही होता है, तोड़ मरोड़ के बनता है, समझ लो आप। तो ये संघनन हो गया। ठीक। चौथा आधार है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर संरचना हो सकती है रेखा में हो, एक लाइन में संरचना बन गई तो रेखीय बहुलक। रेखीय बहुलक। नंबर 2, यदि रेखा में नहीं और शाखाएं हो गई तो शाकीय बहुलक। शाकीय बहुलक या शाकित बहुलक कह सकते हैं। और नंबर 3 है कभी कभी उसमें जाल बन जाते हैं तो उसे कहते हैं तिर्यक बंद बहुलक। तिर्यक बंद बहुलक। रेखीय बहुलक की बात करें तो इसमें एक लाइन बनेगी, यानी इकाइयां लाइन में जुड़ेगी लगातार इकाइयां लाइन में जुड़ने के लिए पॉलीथीन को देख लीजिए आप, एथीन 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 एथीन। टेफ्लॉन को देख लीजिए आप, टेफ्लॉन रेखा में जुड़ता है। नाइलॉन 6 में रेखाएं जुड़ती है, नाइलॉन 6 में रेखाएं जुड़ती है। टेरिलीन में ऐसा ही होता है, टेरिलीन में ऐसा ही होता है। ठीक है। इसके अलावा टेफ्लॉन हो गया, टेरिलीन हो गया, ये सबके सब शाखाओं में जुड़ते हैं, रेखाओं में जुड़ते हैं, एक लाइन में जुड़ते हैं। बट बात करें शाखाओं में तो इकाइयां सीधी जुड़कर ऐसे शाखा बना लेती है, तो ये शाखाएं हो गई। और ऐसा देखने को मिलता है निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन। एक प्रश्न पूछा जाता है उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन की संरचना होती है शाकित, तिर्यकबद्ध, रेखीय या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना उच्च घनत्व होगा, अच्छी घनत्व वाली तो लाइन में जुड़ती है, और घटिया किस्म की पॉलीथीन जो है वो शाकित जुड़ती है। तो निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन LDPE शाकित बहुलक है। इसके अलावा ग्लाइकोजन एक स्टार्च का रूप है, और स्टार्च में ग्लाइकोजन की संरचना बेटा शाकित होती है, ये भी ग्लूकोज से मिलकर बना है। तो इसकी शाखाएं हैं, इसकी शाखाएं हैं। जिनकी शाखाएं उसे शाकित कहते हैं, जो लाइन में जुड़ जाए उसे रेखीय कहते हैं। इनकी इकाइयां आप देखोगे, सबकी इकाइयां देखोगे और जुड़ता देखोगे तो आपको दिखेगी संरचना कैसी है, रेखीय। तीसरा है तिर्यकबद्ध। तिर्यकबद्ध का मतलब होता है क्रॉस बॉन्डिंग। क्या होता है बेटा? क्रॉस बॉन्डिंग। क्रॉस बॉन्डिंग का मतलब इस प्रकार है कि जाल जैसी संरचना बनती है कि दाएं बाएं चारों तरफ बॉन्ड बने, तो इसे क्रॉस बॉन्डिंग कहते हैं। और क्रॉस बॉन्डिंग देखने को मिलती है, सबसे अच्छा उदाहरण बेकेलाइट और रेजीन। रेजीन बहुत सारे हैं बेटा, रेजीन और बेकेलाइट, चाहे वो फॉर्मेल्डेड रेजीन हो चाहे वो मेलामाइन रेजीन हो। बेटा मैं लिख नहीं रहा, इसके अलावा जो बोल रहा हूँ इन बातों पर भी आपको फोकस करना है। रेजीन मेलामाइन रेजीन होता है, एक फॉर्मेल्डेड रेजीन होता है। ठीक है। तो रेजीन भी एक जाल जैसी संरचना बनाता है, सबसे मजबूत यही होता है, सबसे प्रबल बंध यही पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये हो गया तिर्यकबद्ध बहुलक। किसके आधार पे? संरचना देखी, जाल बनाया तो तिर्यकबद्ध है, शाखाओं में तो शाकित है या शाकी है, और रेखाएं बनाती है तो रेखीय है। 5 नंबर आधार है ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, यह आधार क्या कहता है? ताप का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके आधार पर। तो ताप के प्रभाव के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। एक तो ताप दृढ़ बहुलक, थर्मोसेटिंग कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग। और सेकंड ताप सुनम्य बहुलक, थर्मोप्लास्टिक है। ये प्लास्टिक की तरह होता है, थर्मोप्लास्टिक हो गया या थर्मोसेटिंग हो गया। क्या अंतर है दोनों में? देखिए, ताप का प्रभाव दिया एक बार, ताप देने से वो पिघलने के बाद उसका बहुलक बना लिया हमने, कोई भी संरचना दे दी और बहुलक बना लिया। एक बार बहुलक बना लिया, ऐसा बहुलक देखने को मिलता है जिसका उदाहरण है बेकेलाइट। बेकेलाइट का एक बार बहुलक बना लिया, इसके बाद दोबारा आप उसे ताप दे के पिघला नहीं सकते, हमेशा के लिए उसमें क्रॉस बॉन्डिंग बन जाती है, इतने प्रबल बंध जिन्हें तोड़ नहीं सकते। दूसरा उदाहरण रेजीन है।
दूसरा उदाहरण रेजीन है। रेजीन में सारे आ गए, चाहे वो फॉर्मिएल्डेड रेजीन हो चाहे मेलामाइन रेजीन हो, ठीक। और बेकेलाइट तो है ही। ये तीनों में जाल बहुलक बनते हैं और हमेशा के लिए परमानेंट बॉन्ड बन जाते हैं। फिर से आप चाहे कितना भी गर्म कर लो, दोबारा ये टूट नहीं सकते, इसलिए उन्हें ताप दृढ़ कहा गया है। और ताप दृढ़ बहुलक कभी दोबारा रीयूज नहीं होते, इसलिए इसे रद्दी वाले या कबाड़ी वाले भी नहीं ले जाते। ये बेकेलाइट कुकर का हत्ता बना होता है, स्विच बोर्ड के बटन जो बने होते हैं ये सारे के सारे बेकेलाइट से बने होते हैं। हसिया का हत्ता, दादली का हत्ता बना होता है, ये सब किसके हैं? ताप दृढ़ के। जबकि थर्मोप्लास्टिक का मतलब बेटा ये है कि बार बार गर्म करो और बार बार गर्म करके इसका रीयूज किया जा सकता है, बार बार रीयूज किया जा सकता है। यूज बार बार करेंगे, रद्दी वाला उसे ले जा सकता है, जैसे पॉलीथीन को ले जा सकता है, टेरिलीन को ले जा सकता है, नाइलॉन को ले जा सकता है। ये दोबारा से काम में आने वाली इकाइयाँ है, ठीक है। ब्यूना एन रबर, जितने भी रबर है इनको भी ले जा सकता है, ओके। यानी दोबारा ये काम में आ सकती है। ऐसे बहुलक जिनको ताप देके दूसरे रूप में बदला जा सके उन्हें ताप सुनम्य कहते हैं। और जिन पर एक बार बनाने के बाद, शुरुआत में तो ताप देंगे पर उसके बाद एक ढांचा ग्रहण करने के बाद दोबारा उसे बदला ना जा सके, वो ताप दृढ़ होता है। क्या होता है? ताप दृढ़। तो ये ताप के प्रभाव के आधार पे थे, ठीक। वर्गीकरण का लास्ट और छठा आधार है, क्या है वो? उसमें जो इकाइयां हैं उन इकाइयों के बीच बंध पाया जाता है, तो उन्हें कहते हैं आणविक बंध के आधार पे। आणविक बंध के आधार पे आणविक बंध कमजोर भी हो सकता है, मजबूत भी हो सकता है। कमजोर बंध है, दुर्बल बोलते हैं उसको, दुर्बल बंध है। तो दुर्बल बंध के आधार पे बहुलक है प्रत्यास्थ बहुलक। कौन सा बहुलक है? प्रत्यास्थ बहुलक। प्रत्यास्थ बहुलक में बंध दुर्बल बंध, याद रखना, कमजोर बंध होता है। और दूसरा होता है रेशे बहुलक। और रेशे जितने भी है वो बहुत ही मजबूत होते हैं। बोले तो उनमें कैसे बंध पाए जाते हैं? परबल बंध। कैसे पाए जाते हैं? परबल बंध। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रत्यास्थता में कोई पदार्थ लंबाई में बड़ा हो सके खींचने पर और छोड़ने पर वापस से पूर्व स्थिति में आ सके, इस गुण को तो प्रत्यास्थ कहते हैं। और ऐसा गुण देखने को रबर में मिलता है केवल। रबर चाहे वो प्राकृतिक रबर हो और चाहे वो कृत्रिम रबर हो। कृत्रिम रबर बहुत सारे हैं और प्राकृतिक रबर तो आप जानते हो एक ही रबर है, क्रेप रबर जो होता है। कृत्रिम रबर बहुत सारे हैं। ये सारे रबर प्रत्यास्थ है क्योंकि उनमें कैसा बंध पाया गया है? दुर्बल बंध पाया गया है, इसलिए प्रत्यास्थ है, खींचा जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। बट रेशे प्रबल बंध की वजह से अपनी मजबूती रखते हैं, अपने आकार में चेंज नहीं करते। चाहे वो रेशा नाइलॉन हो, चाहे वो रेशा टेरिलीन हो जिसको डेक्रोन भी कहा जाता है। और भी रेशे, चाहे वो रेयोन हो चाहे वो ऊन से बनी हो, चाहे वो रेयोन हो चाहे वो ऊन से बनी हो, सभी प्रकार के रेशे मजबूत बंध की वजह से रेशों की कैटेगरी में आता है। और दुर्बल बंध की वजह से सारे रबर प्रत्यास्थ रबर के अंदर आते हैं। ये हुआ लास्ट आधार बहुलक का वर्गीकरण का, ठीक है। ये था बहुलक का वर्गीकरण। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो बहुलक हमने पढ़ रहे हैं उस बहुलक का अणुभार निकाला जाता है। बहुलक जितने भी बनाए जाते हैं उस बहुलक का क्या निकाला जाता है? बहुलक का अणुभार ज्ञात किया जाता है। जो बहुलक का अणुभार ज्ञात किया जाता है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो किया जाता है भार औसत अणुभार के आधार पे। किसके आधार पे? भार औसत अणुभार, भार के अकॉर्डिंग चेक किया जाता है। और एक चेक किया जाता है संख्या औसत अणुभार, संख्या औसत अणुभार, ठीक है। भार औसत अणुभार को लिखते हैं W। संख्या औसत अणुभार के लिए लिखा जाता है Mn, नंबर ऑफ मास। ये वेट ऑफ मास और ऊपर लगा दिया जाता है क्या? बार लगा दिया जाता है, ठीक है। ये बार इसके औसत को बताता है। किसको बताता है? औसत को। M का मतलब अणुभार है, M का मतलब अणुभार है, मोलिकुलर वेट। और W का मतलब भार, वेट है। N का मतलब है संख्या, ठीक। ये सिंबल हो गए दोनों के।
यानी भार के आधार पर संख्या गिनो और संख्या में से प्रत्येक इकाई का निकाल लो, फिर गुणा कर दो। ठीक, 2 आधार है निकालने के, ये हमें नहीं पढ़ने। इनसे प्रश्न ये आता है कि पीडीआई क्या होता है। पीडीआई को हिंदी में कहते हैं बहु प्रक्षेपण घातांक, बहु प्रक्षेपण घातांक। ठीक है ना। अब ये क्या चीज है, बहु प्रक्षेपण घातांक इनका ही अनुपात है, भार औसत अनुभार MW का भार बटे नीचे संख्या औसत अनुभार MN का भार का अनुपात ही क्या कहलाता है, बहु प्रक्षेपण घातांक कहलाता है। अब प्रश्न यहां से आता है कि बहुलक का संख्या औसत अनुभार और भार औसत अनुभार बराबर आएगा कि नहीं आएगा। बेटा ये तरीके ही अलग अलग है चेक करने के, आएगा तो सेम ही। हाँ, कभी कभी चेंजेज मिलता है तो उनमें प्रश्न क्या आता है, प्रश्न आता है प्रोटीन का पीडीआई कितना होता है। समझना, पीडीआई का मतलब हो गया इन दोनों का अनुपात। 3 संभावनाएं हो सकती है कि इन दोनों का भार बराबर हो। बोले तो प्रोटीन में क्या होता है, भार औसत अनुभार और संख्या औसत अनुभार दोनों इक्वल आते हैं, और दोनों की इक्वल आने से बताओ प्रोटीन का पीडीआई कितना आएगा। प्रोटीन का पीडीआई श्योर 1 ही आएगा, जब संख्या मान बराबर है तो 1 ही आएगा। दूसरा, प्रोटीन के अलावा हमारे पास कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा इनका पीडीआई कम होता है 1 से, कम होता है 1 से। क्या कारण है कि पीडीआई का मान यहां पर कम आए। कम आने का मतलब है कि नीचे वाली संख्या ज़्यादा है, ऊपर वाले का मान कम है। सीधी सी बात है, कार्बोहाइड्रेट और वसा में भार औसत अनुभार का मान कम होता है संख्या औसत अनुभार से, मतलब ये यहाँ से प्रश्न आएगा। ठीक, इसके अलावा ये तो हो गए प्रकृति से प्राप्त, मानव बनाता है उसे कृत्रिम बहुलक कहते हैं, कृत्रिम बहुलक कहते हैं। और कृत्रिम बहुलक का भी पीडीआई पूछा जाता है। तो बेटा कृत्रिम बहुलक का पीडीआई ज़्यादा होता है 1 से, हमेशा जितने भी प्रकृति के अलावा बहुलक है उनका पीडीआई 1 से ज़्यादा होता है। 1 से ज़्यादा क्यों होता है, मतलब ऊपर वाला ज़्यादा है। तो सीधी सी बात है, कृत्रिम बहुलक का भार औसत अनुभार ज़्यादा होता है संख्या औसत अनुभार के। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, नोट कर लेना। ठीक, प्रोटीन का 1, कार्बोहाइड्रेट वसा का 1 से कम, बाकी सभी कृत्रिम का 1 से ज़्यादा पीडीआई वैल्यू होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, आगे हम बात करें रबर के बारे में थोड़ा सा। बेटा रबर 2 प्रकार के बताए, एक तो प्राकृतिक रबर, ज़्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे। प्राकृतिक रबर की मैंने इकाई बता दी, आइसोप्रीन ऐसा होता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH नीचे CH3 और डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन की इकाई है। एक चीज़ तो ये ठीक, आइसोप्रीन की इकाइयाँ मिलकर बनाती है आइसोप्रीन का पॉली आइसोप्रीन, और पॉली आइसोप्रीन को ही कहते हैं प्राकृतिक रबर। यही कच्चा रबर है। लेटेक्स दूध निकाला जाता है पेड़ों से, तने पर चीरा लगा के दूध निकालते हैं, उस दूध को पानी मिलाकर गरम करके एसिड डाल के, ठीक है, और उसका रबर बना लेते हैं। वो कच्चा रबर है, बट काम का नहीं है, इसलिए उस कच्चे रबर में फिर मिलाते बेटा सल्फर मिलाकर गरम करने से क्या बन जाता, उसका वल्कनीकृत रबर बन जाता है। वल्कनीकृत रबर अधिक प्रत्यास्थ, मजबूत, अधिक क्षमता वाला, बहुत अच्छा क्वालिटी वाला रबर प्राप्त हो जाता है, जिससे टायर ट्यूब वगैरह बनाते हैं। दूसरी चीज, इस वल्कनीकृत रबर के में सल्फर मिलाते हैं। अगर सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा मिला दे, अधिक मिला दे, तो एबोनाइट बन जाता है। ये भी एबोनाइट रबर ही है, पर अधिक गाढ़ा रबर बन जाता है। ठीक, सल्फर की मात्रा अधिक मिला दी जाए तो ये निश्चित मात्रा में मिलाते हैं। दूसरी चीज, ये जो आइसोप्रीन में प्राकृतिक रबर है ना, उस प्राकृतिक रबर में आइसोप्रीन की समपक्ष संरचनाएं भाग लेती है। समपक्ष संरचना किसकी, आइसोप्रीन की समपक्ष भाग ले तो क्या बनेगा, प्रश्न आता है, तो आपका उत्तर होगा प्राकृतिक रबर। बट ये विपक्ष में भाग ले, विपक्ष
विपक्ष में भाग ले संरचनाएं तो बनेगा गट्टा पर्चा। क्या बनेगा? गट्टा पर्चा। गट्टा पर्चा का निर्माण होगा। ये दोनों ही अलग अलग होते हैं, हालांकि रबर के उदाहरण हैं, बट ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। दूसरा, मानव द्वारा निर्मित बहुलक होते रबर होते हैं, उन्हें कृत्रिम रबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कृत्रिम रबर। और कृत्रिम रबर में बहुत सारे रबर आते हैं, जैसे कि नियोप्रीन रबर। नियोप्रीन रबर, नियोप्रीन जो बनता है बेटा किससे बनता है? यही सीखना है, क्लोरोप्रीन से। क्लोरोप्रीन से बनता है, और क्लोरोप्रीन एजिटिस आइसोप्रीन की तरह होता है। बस केवल इस समूह की जगह क्लोरीन आ जाता है। किस समूह की जगह? इस मेथिल समूह की जगह क्लोरीन आ जाएगा और क्लोरोप्रीन बन जाएगा। इकाई इसकी क्लोरोप्रीन हो गई। इकाइयाँ जब मिलेगी तब इसको पॉलीक्लोरोप्रीन भी कह सकते हैं, बट इकाई क्या हो गई? क्लोरोप्रीन हो गई। और है संश्लेषित बहुलक में रबर में ब्यूना एन। ब्यूना एन, ब्यूना मतलब 1,3 ब्यूटाडाइन बताया, एन मतलब एकिलोनाइट्राइल बताया। एकिलोनाइट्राइल होता है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे CN, तो है नाइट्राइल। और एक होता है बेटा ब्यूना एस, तो ब्यूना एस में आता है बेटा स्टाइरीन। स्टाइरीन और स्टाइरीन में इतना सा अंतर है, जो आपको पता है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 समूह जो है, इस समूह से अगर CN जुड़ा है तो नाइट्राइल है, और CN की जगह यदि C6H5 अरे बेंजीन जुड़ा है ना, तो फिर स्टाइरीन है। ठीक। इसके अलावा एक और होता है, रबर में नहीं आता काम, यहाँ क्लोरीन भी हो सकता है, तो उसको कहते हैं विनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड से बनता है PVC। PVC प्लास्टिक की तरह होता है, जिसके पाइप बनते हैं। PVC के पाइप बनते बेटा, तो ये PVC पाइप जो बनते हैं वो विनाइल क्लोराइड की इकाई से बनते हैं। ये भी साथ में ध्यान रखना, ये रबर नहीं है, ये अलग है। दूसरी चीज इसमें, इसके अलावा इसमें आइसो ब्यूटाइन, ब्यूटाइन रबर भी होता है। क्या होता है? आइसोब्यूटाइन रबर भी होता है। इसके अलावा इसमें ABS रबर भी होता है। ABS रबर भी होता है। बहुत सारे रबर है जो कृत्रिम है। ABS का मतलब होता है एकिलोनाइट्राइल, ये 1,3 ब्यूटाडाइन, ब्यूटाइन है ना, और ये होता है स्टाइरीन। तीनों मिलकर बनाते हैं वो ABS रबर होते हैं। अनेक रबर बनाए जाते हैं मानव के द्वारा, जिन्हें कृत्रिम रबर कहा जाता है। ठीक है। आपको पूछ ले कि रबर में क्रेप रबर क्या है, तो क्रेप रबर एक कच्चा रबर ही क्रेप रबर कहलाता है। ठीक। रबर के बाद में हम बात कर लेते हैं और भी बहुलक है, जैसे पॉलीथीन के बारे में तो जानते हो, एथीन से मिलकर बना होता है, बट एक होता है टेफ्लोन। क्या होता है? टेफ्लोन। टेफ्लोन बनता है CF डबल बॉन्ड CF2 टेट्रा 2 और 2 4 टेट्रा फ्लोरोएथीन, टेट्रा फ्लोरोएथीन, टेट्रा फ्लोरोएथीन। ये इकाई है इसकी। ये इकाइयाँ अनेक मिलती है और एक बड़ी श्रृंखला वाला रेखीय बहुलक बनाती है। इससे जो बनेगा बहुलक, इसका उपयोग किया जाता है बर्तनों में। कौन से बर्तनों में? नॉन स्टिक बर्तनों में। खाना ना चिपके इसलिए उसके पेंदे में एक कवर लगाया जाता है, अंदर बर्तन के अंदर की तरफ जो पेंदे में लगाया जाता है, उसमें लेवल के रूप में लगाया जाता है। इसके अलावा आपको पूछे बेकेलाइट के बारे में कि बेकेलाइट क्या है, तो बेकेलाइट क्या है देखिए। बेकेलाइट एक रेजिन का फॉर्म है, एक तापदृढ़ बहुलक है, बहुत ही मजबूत बहुलक है। ये जो बनता है वो बनता है फॉर्मेल्डिहाइड। इकाइयाँ सुनिए, फॉर्मेल्डिहाइड और इसके अलावा फिनोल, जानते होंगे CH, ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है, और बेंजीन के ऊपर OH समूह हो तो बेटा फिनोल है। इन दोनों के मिलने से पहले तो बनता है छोटी संरचना नोवलक, याद रखना नोवलक। ठीक है। और नोवलक मिलके क्या बना लेते हैं? बेकेलाइट बना लेते हैं। जैसे एक रेजिन फॉर्म बनाता है। रेजिन में एक होता है फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, फॉर्मेल्डिहाइड, तो नाम से पता चल रहा है जो फॉर्मेल्डिहाइड है, इसकी इकाई भी क्या होगी रेजिन की? वही फॉर्मेल्डिहाइड उसकी इकाई होगी।
नेक्स्ट हम बात करें इसके अलावा रेसों के बारे में। किसके बारे में? रेसे। दो प्रकार की रेसे, नाइलॉन जो बता चुका हूं किससे बनता है, एडीपी का मतलब हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। दूसरा होता है टेरिलीन। क्या होता है? टेरिलीन। और टेरिलीन किससे बनता है ये सुनो। किसकी बात कर रहे थे? टेरिलीन की बात कर रहे थे। टेरिलीन, टेरिलीन बनता है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल, टर्थेलिक अम्ल, टर्थेलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र होता है CH2OH और इधर भी OH। दूसरा टर्थेलिक अम्ल का सूत्र होता है ये बेंजीन, और बेंजीन के दोनों तरफ COOH और इधर भी COOH। अम्ल का तो OH और इसका H बाहर निकल जाता है। यहाँ भी संघनन हो रहा है, देख लीजिए आप। और संघनन होने से N जल के अणु बाहर निकल जाते हैं, और N जल के अणु निकल जाने से क्या बनेगा देखना, इधर से H तो इधर से भी H और इसके साथ से OH बाहर निकलता है, तो फ्री वैलेंसी O, CH2O, C डबल बॉन्ड O लगा दो चाहे आप, बेंजीन और बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, फ्री वैलेंसी संख्या कितनी? N। ये बन गया टेरिलीन, को डेक्रोन भी कहते हैं, टेरिकोट बोलते हैं उसको। इसके अलावा इसे एक चीज देखने को मिलता है कि इसमें बहुत सारे COO, इसको कहते हैं एस्टर बंध। कौन सा बंध? एस्टर बंध। इसलिए इसका नाम पॉलिस्टर भी पड़ गया। पॉलिस्टर क्या कहते हैं इसे? पॉलिस्टर भी कहा जाता है। तो टेरिलीन, डेक्रोन, पॉलिस्टर की इकाई होती है एथिलीन ग्लाइकोल और टर्थेलिक अम्ल होता है। इसके अलावा एक रेसा और होता है नाइलॉन 6। नाइलॉन 6 इसकी इकाई है केप्रोलेक्टम। केप्रोलेक्टम, केप्रोलेक्टम की बात करें तो ये ऐसा होता है बेटा, C डबल बॉन्ड ONH। अगर मैं इसे तोड़ूं तो वास्तव में है कैसा ये वाला तो अम्ल समूह है, केप्रोइक अम्ल है सच में। तो एक कार्बन 2 3 4 5, बीच में CH2 कार्बन, कितने? 5 और NH2। केप्रोइक अम्ल से बना है केप्रोलेक्टम। केप्रोलेक्टम में एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल में अम्ल और एमिनो दोनों समूह पाए जाते हैं, और इनके मिलने से बनेगा नाइलॉन 6। आपने देखा इसका नाम 6 पड़ा क्योंकि इसमें 5 और 6 कार्बन है। एक पड़ा था नाइलॉन 6, उसमें देखना इकाइयों में, उसमें इकाइयों में दोनों इकाइयाँ 6 कार्बन की है। 6 कार्बन 6 कार्बन, 6 कार्बन की इकाइयाँ भाग लेती है, नाइलॉन 6 बनाता है। और यदि एक ही 6 कार्बन वाली इकाई भाग लेती है तो नाइलॉन 6 ही बनाता है। केप्रोलेक्टम इकाई है, वो बनता किससे? केप्रोइक अम्ल से बनता है। ये अम्ल है, इकाई तो ये होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा मैं पॉलीथीन के बारे में बता दूं कि पॉलीथीन 2 प्रकार की होती है। पॉलीथीन 2 प्रकार की होती है, एक लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है और एक हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है। बस प्रश्न यहाँ से यह आता है, दोनों का ही निर्माण किससे होता है? एथीन से होता है। ये बात सच है, इसमें भी एथीन ही भाग लेता है, बट इसमें भी एक पदार्थ ऐसा भाग लेता है जिसके बिना ये रिएक्शन हो नहीं सकती, और यहाँ भी एक पदार्थ भाग लेता है बीच में जिसके बिना रिएक्शन हो नहीं सकती। बोले तो पॉलीथीन की जो क्रिया है उस क्रिया में उत्प्रेरक भाग लेते, दोनों के उत्प्रेरक अलग अलग है। निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन का उत्प्रेरक तो है बेटा प्रोक्साइड, ROOR। प्रोक्साइड की प्रेजेंट में ऐसा होता है, प्रोक्साइड की प्रेजेंट में ऐसा होता है, जबकि उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन के लिए काम में लेते हैं जिंगलर नाटा उत्प्रेरक। जिंगलर नाटा उत्प्रेरक ये क्या है? TiCl4 प्लस C2H5 का होल थ्राइस Al, ठीक है। ये उत्प्रेरक क्या कहलाता है? जिंगलर नाटा उत्प्रेरक कहलाता है। जब तो क्या बनेगा? उच्च घनत्व वाली पॉलीथीन। ये जब ले लेगा तो निम्न घनत्व वाली पॉलीथीन बनेगा। ये हमारी पॉलीथीन है। यहां तक तो क्वेश्चन आते हैं इकाइयों तक। इकाई के अलावा आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, प्रत्येक बहुलक जो है, यानी बहुलक चाहे वो बेकेलाइट है, चाहे वो नाइलॉन 6 है, चाहे टेरिलीन है, प्रत्येक बहुलक का आपको एक उपयोग पता होना चाहिए। तो तीसरा प्रश्न उपयोग से भी आता है, यहां से भी आने की संभावना है। किस बहुलक का पर्टिकुलर उपयोग वहां पर किया जाता है, क्योंकि उपयोग वहां से ज्यादा आएगा जहां उसके अलावा कोई दूसरा काम ले नहीं सकता।
अब टायर के निर्माण में जो धागे काम में लेते हैं वो नायलॉन 6 से ले सकते हैं। रस्से, पैरासूट के रस्से बनते हैं वो नायलॉन 6 से ही बन सकते हैं, टेरिलिन से नहीं बन सकते। खाना बनाने वाले जो बर्तन है उसमें नॉन स्टिक लगाएंगे लेवल, तो उसमें क्या लगेगा, टेफ्लॉन ही लगेगा, दूसरा लग नहीं सकता। ब्यूना एन का हम गैस किट की सील बनाने में काम मिलेंगे तो वो वही काम आएगा, दूसरा उसकी जगह काम ले ही नहीं सकता। तो ऐसे बहुलक पर्टिकुलर उनके उपयोग याद रखना जिनका उपयोग विशेष कार्य में किया जाता है। ठीक है, उपयोग आपकी एनसीईआरटी की बुक है, चाहे आपके पास आरबीएससी की बुक है, उसे प्रत्येक बहुलक का उपयोग आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, दूसरी चीज, कुछ एक महत्वपूर्ण टॉपिक बहुलक में से ही पूछा जाता है, जैसे कि हमने अब तक पढ़े हैं, ये सामान्यतः तो कृत्रिम बहुलक है। कृत्रिम बहुलक में बात करें तो मानव द्वारा निर्मित बहुलक है। एक बहुलक हमें और पूछा जाता है, जैव बहुलक क्या होता है? क्या पूछा जाता है बेटा? जैव बहुलक क्या है? विशेष कुछ नहीं है, जीवों से प्राप्त बहुलक जैव बहुलक, जीवों में बनने वाले बहुलक कह दो चाहे, वो जैव बहुलक है। जीवों में पेड़ पौधे हो सकते हैं, जिनमें जीव है उनकी सबकी बात हो रही है। जीव में जानवर ही नहीं आते, सब आते हैं जीव वाले। जैसे कि कौन कौन सा बहुलक? स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, सेलुलोज, प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है। ये सारे बहुलक जो बनते हैं ना, ये जीवों से बनते हैं, इसलिए उन्हें जैव बहुलक कहते हैं। तो एक हो गया जैविक, एक हो गया अजैविक, बोले तो कृत्रिम बहुलक हो गए। बट जितने बहुलक पढ़ लिए, इन बहुलकों का दोबारा यूज तो किया जा सकता है, बट इन बहुलकों को यदि मिट्टी में दबा दिया जाए तो इन्हें नष्ट नहीं कर सकते। बोले तो हमारे प्रकृति में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करने वाली मिट्टी में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो सूक्ष्म जीवाणु उन्हें अपघटित नहीं कर सकते। रबर को डाल दो आप, पॉलीथीन को डाल दो, कपड़े को डाल दो, लंबे समय तक हूबहू वैसा का वैसा ही बना रहता है, बिना इफेक्टेड किए, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें सूक्ष्म जीवाणु अपघटित कर ही नहीं सकते। मानव ने ऐसा केमिकल लिया है कि उस केमिकल से जीव जंतुओं को भी डर लगता है, अगर वो खा जाते तो मर जाते हैं। और इसके अलावा सूक्ष्म जीवाणु उनसे स्पर्श ही नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि हमारे कंट्रोल में नहीं है ये, इसलिए उनका कभी निम्नीकरण होता ही नहीं है। इस आधार पे बहुलकों को फिर से अलग दो भागों में फिर बांटा गया है। मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्म जीवाणु के द्वारा अपघटित होगा कि नहीं होगा, उसके आधार पे बहुलक फिर से दो भागों में बांटे गए हैं। एक तो होता है जैव निम्नीकृत और एक होता है अजैव निम्नीकृत। सुनिए, एक बताया मैंने अजैव निम्नीकृत, अजैव निम्नीकृत, और एक होता है जैव निम्नीकृत, जैव निम्नीकृत। अजैव निम्नीकृत का मतलब तो हो गया ऐसे बहुलक जिनको सूक्ष्म जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं कर सकते, अपघटन नहीं कर सकते, तो वो तो सारे के सारे अजैव। अब तक जितने पढ़ लिए, चाहे वो पॉलीथीन है, चाहे वो पॉलीथीन है, चाहे वो बेकेलाइट है, चाहे वो रबर है, चाहे वो टेफ्लॉन है, जितने बहुलक पीछे पढ़ाए, इकाइयाँ बताई मैंने, ये सारे के सारे क्या है? अजैव निम्नीकृत। क्या है? अजैव निम्नीकृत है। बट कुछ बहुलक ऐसे भी है जो निम्नीकृत किए जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कहीं भी शरीर में चोट लग जाए, कट लग जाए, तो वहाँ टाके लगाए जाते हैं, बाहरी त्वचा पर टाके लगाते हैं। हम बात काम लेते हैं नायलॉन 6 धागे का या नायलॉन 6 वाले का, वो धागे 7 दिन के बाद में खोल दिए जाते हैं। बट अगर कहीं अंदर आंतरिक भागों में सर्जरी की जाए, हार्ट की सर्जरी की जाए, और भी हमारे केनाल वगैरह है उनकी सर्जरी की जाए, आंतरिक भागों की सर्जरी की जाए, तो वहाँ पे भी कट लगते हैं, लगाए जाते हैं। उन कट में सिलने के लिए, उस कट को सिलने के लिए क्या नायलॉन 6 का प्रयोग करेंगे? किया तो क्या होगा, 7 दिन बाद में वापस खोल के निकालना पड़ेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। अगर ऐसा किया तो सर्जरी बार बार करनी पड़ेगी। इसलिए इस समस्या के समाधान के लिए साइंटिस्ट ने और वैज्ञानिकों ने एक नया बहुलक बना लिया, जो क्या है, अंदर शरीर में काम करेगा और कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिकली स्वयं ही डिकम्पोज हो जाएगा, अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा। ऐसे बहुलकों को कहा जाता है बेटा जैव निम्नीकृत बहुलक।
क्या कहा जाता है? जैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल आपको बताने जा रहा हूं भी जैव निम्नीकृत बहुलक कौन सी है, क्योंकि यहां से लास्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है निम्न में से जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है। क्या पूछेगा? नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, जैव निम्नीकृत बहुलक नहीं है, ये पूछा जा सकता है। तो कौन कौन से जैव निम्नीकृत बहुलक होते हैं, नोट कर लीजिए आप इसको। पहला है पॉलीलैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल से मिलकर बना है। दूसरा है पॉलीग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक, ठीक है। तीसरा है केप्रोलेक्टम, केप्रोलेक्टम, ये भी एक अम्ल का ही फॉर्म है। चौथा है PHBB। पांचवा है नाइलोन 2, नाइलोन 6, नाइलोन 2, नाइलोन 6। ये सारे के सारे पांचों बहुलक बेटा क्या है? जैव निम्नीकृत बहुलक है। इनसे जो धागे बनते हैं ये हार्ट की सर्जरी, आंतरिक भागों में सर्जरी के लिए काम में लेते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है केप्रोलेक्टम। केप्रोलेक्टम से कैप्सूल के कवर बनाते हैं, जो पानी के साथ लेते हैं और कैप्सूल अंदर जाने के बाद पिघल जाता है। ये किससे बनता है? पॉलीकेप्रोलेक्टम बहुलक से बनता है, जो जैव निम्नीकृत बहुलक है। ये लैक्टिक अम्ल से बनता है, ये ग्लाइकोलिक अम्ल से बनता है, ये क्या बनता है? केप्रोलेक्टम अपने आप में इकाई है इसकी, लेक्टोन होती है यहाँ पर, केप्रोलेक्टोन इकाई काम में लेती है। PHBB का मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, यहाँ पर कोवेलेरेट कहते हैं। तो 2 इकाइयाँ भाग लेती हैं। नाइलोन 2 में एक ग्लाइकोल अम्ल होता है ग्लिसरीन, एक एमिनो अम्ल होता है ग्लाइसिन, और एक होता है 6 वाला केप्रोलेक्टोन। ये 2 इकाइयाँ मिलकर बनाती है नाइलोन 2, नाइलोन 6। एक 2 कार्बन की, एक 6 कार्बन का, 2 एमिनो अम्ल मिलकर नाइलोन 2, नाइलोन 6 बहुलक बनाता है। ये भी धागे आंतरिक सर्जरी में काम आने वाले हैं, और इन सब का उपयोग धागों के रूप में किया जा सकता है। और सब कुछ दिनों के बाद, कुछ समय बाद डिकम्पोज हो जाते हैं, इसलिए उन्हें जैव निम्नीकृत बहुलक कहा जाता है। तो इस प्रकार थे ये बहुलक, जैव निम्नीकृत और अजैव निम्नीकृत बहुलक। ओके, इसी के साथ आपका बहुलक जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। और भी कोई क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती हैं, कोई नहीं आई है, या किसी की कई आपको नहीं पता है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में प्रश्न आप डाल सकते हो, उसका उत्तर आपको जल्दी मिल जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं, ठीक है। आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।